तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 3 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज हमारे मित्र अरुण सिंह तोमर एग्जाम देने गए थे और आज का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा लेवल का आया था, मॉडरेट लेवल का आया था। उनके 71 नंबर आए हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास से भेजे हैं, मैथ के और रीजनिंग के भी काफ़ी प्रश्न भेजे हैं और जीके जीएस साइंस के भी काफ़ी प्रश्न उनके द्वारा हमारे पास से भेजे गए हैं। तो अरुण सिंह तोमर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर, साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और अगले कुछ दिनों में आपको क्या क्या अलग देखने को मिल सकता है और क्या क्या लेवल किस तरह से बढ़ेगा या कम होगा, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी एमपी पुलिस की ज्वाइनिंग तक लगातार हम अपडेट आपको देने वाले हैं। कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, कब आपका रनिंग है, कब फिजिकल है, कितने पर फिजिकल बुलाया है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एमपीजीके से पहला प्रश्न पूछा गया, केन नदी का उद्गम कहां से होता है? अगर शहर का नाम पूछा गया तो कटनी से केन नदी का उद्गम होता है। चलिए केन नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हम दे देते हैं। देखिए, तो केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला में होता है। कहाँ से? कैमूर पर्वतमाला में इसका उद्गम होता है। फिर पन्ना में इसकी कई धाराएं आकर के इसमें जुड़ती हैं और अंत में यमुना में इसका संगम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर के यह यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से हो रहा है? उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी से हो रहा है, कैमूर की पहाड़ियों से। और जो है इसका जो जाकर मिलती कहाँ पर? तो यमुना में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यह यमुना में जाकर के मिल जाती है। अब चंबल कहाँ से निकलती, कहाँ मिलती है? नर्मदा कहाँ से निकलती, कहाँ मिलती है? बेतवा कहाँ से निकलती, कहाँ मिलती है? इनको आपको पढ़ करके जाना है। आगे आगे जो है इन नदियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल भी आपका केन नदी का ही पूछा था। केन नदी कौन से अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है, कल आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए कल हमने आपसे कहा था कि देखिए कल वहां पर ऑक्सीजन का पूछा गया था। हमने बोला था कि आपसे जो है भूपर पट्टी के बारे में पूछा जा सकता है कि भूपर पट्टी पे कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन की कितनी अधिकता, ये सारे प्रश्न बनेंगे। और आज ये प्रश्न पूछ लिया। देखिए भूपर पट्टी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो भूपर पट्टी पर भी ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी मात्रा कितनी है? 46.6% जो है वो ऑक्सीजन भूपर्पट्टी पर पाया जाता है, नहीं पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है 46.6%। देखिए ऑक्सीजन भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन भूपर्पट्टी का 46.6% है। अब आपसे पिछले एग्जाम में एल्यूमिनियम के बारे में पूछ लिया था, तो एल्यूमिनियम देख लीजिए, आगे शिफ्ट में पूछा जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो भूपर्पट्टी पर 8.1% पर पाया जाता है। क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है, भूपर्पट्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, जो अपने जैसी मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम भूपर्पट्टी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपका ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गैस के रूप में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी? तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, अगली शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए संसद के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। आज आपसे पूछा कि पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहते हैं। ठीक है, दो संसद के प्रश्न आज पूछे गए थे। देखिए, तो मजलिस ए शूरा, उर्दू भाषा में इसे कौमी असेंबली भी कहा जाता है। इसमें कुल 342 आसन हैं, जिनमें से 242 चुनाव के जरिए चुने जाते हैं और बाकी के 70 महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, कौमी असेंबली पाकिस्तान की संघीय विधायिका की वह इकाई है जिसमें जनता के द्वारा चुना जाता है या पाकिस्तान में लोकसभा की जोड़ीदार है। यानी कि जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है वैसे ही वहां पर कौमी असेंबली होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है आईएमएफ। देखो दो तीन ऐसे आपके मतलब कि ये आपके संगठन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका आईएमएफ हो गया। ठीक है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, और डब्ल्यूटीओ हो गया। ये ऐसे मतलब संगठन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इनका स्थापना कब हुई और मतलब कि ये क्या कार्य करते हैं और इनका हेड कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है और इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है? ये चार पांचों के आपको हेड ऑफिस वगैरह अच्छे से याद कर लेने हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमने वीडियो काफ़ी पहले बना रखी है, उसको जाकर के देख लेना। संपूर्ण जानकारी हर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हमने आपको दी है। ठीक है, वहीं से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1944 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। इसका घोषित उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। अब ये कल आपके एग्जाम में पूछा था कि आईएमएफ का क्या कार्य है, तो हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। 190 देश हैं और आईएमएफ के कार्य देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और
विश्व भर में दरिद्रता को कम करने के लिए यह कार्य कर रहा है। ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और 27 दिसंबर 1945 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। अब इसी में से आपसे पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा कहीं पर और मतलब एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, आईएमएफ के बारे में, ऐसे ही आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में देख लेना है, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको देख लेना है, एनडीबी के बारे में, इन कुछ जो है 4-5 संगठनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो आज आपसे बांग्लादेश की संसद भी पूछी थी, तो जो जातीय संसद है ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। चलिए देख लीजिए, तो राष्ट्रीय संसद या फिर जातीय संसद जो है यह आपकी जन प्रजातंत्र बांग्लादेश की सर्वोच्च विधायी सदन है। एक सदनीय विधायिका के सदस्यों की कुल संख्या 350 है, जिसमें 300 सदस्य जो हैं वो आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और बाकी के 50 जो सदस्य हैं वो जो है महिलाओं के लिए इसमें जो है सीटें आरक्षित हैं 50%। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पर हमने खाका समझा दिया आपको कि बांग्लादेश की जो संसद है उसे क्या कहते हैं, जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो फाइट्स कहाँ पर उगते हैं? पहले भी हमने आपको बताया था, आज भी आपके पादप जगत से 2 प्रश्न पूछे हैं और वो दोनों प्रश्न हमने अपने वीडियो में कराए हैं पादप जगत वाली में, तो उसको आपको देख करके जाना है। तो जीरो फाइट कहाँ पर उगते हैं? तो जीरो फाइट जो है वो मरुस्थलीय पौधों को जीरो फाइट्स कहा जाता है, जो मरुस्थल में उगते हैं। देखिए देखो, इन पौधों के अंतर्गत मरुस्थलीय पौधे आते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधों, इसको हिंदी में मरुद्भिद कहते हैं। तो मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत नागफनी, यूफोर्बिया, ट्राइकोरस, कैजुराइना इत्यादि जैसे पौधे आते हैं। इन पौधों का आकार छोटा होता है और यह पौधे बहुवर्षीय होते हैं, अर्थात यह पौधे बहुत कम समय तक जिंदा रहते हैं, यानी कि बहुत कम टाइम में ये जिंदा रहते हैं और बहुत जल्दी ही ये सूख जाते हैं, क्योंकि पानी की अधिकता नहीं होती, पानी की कमी होती है। तो जिनमें पानी की कमी होगी वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाएंगे। रेगिस्तान के कई क्षेत्रों में, राजस्थान के कई क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो एक प्रश्न तो आपका ये पूछा था पादप जगत से, एक प्रश्न आपका चित्र दिया था। चित्र किसका दिया था? तो चित्र आपका जो हमने कल बताया था आपको मशरूम का, आज भी मशरूम का चित्र दिया था। 2 चित्र आपके पूछे थे, एक तो आपका मशरूम का चित्र पूछा था कि किस वर्ग का है, कल भी ये प्रश्न आया था, हमने आपको सामान्य एग्जाम एनालिसिस में करवाया था। तो मशरूम कवक होता है। और एक आपका ब्रायोफाइट का दिया होता है, यानी काई आपको दिखाई गई थी हल्की हल्की, और उसमें बोला गया था किस जगत का, तो वो आपका ब्रायोफाइट का। ठीक है, अब देखो एक आपको ट्रिक बता दें, अगर आपको काई वगैरह देखने को मिले तो समझ लेना कि ये थैलोफाइट है। ठीक है, उसके बाद काई वाई के साथ में थोड़े थोड़े अगर आपको मिल जाए, रेसे वगैरह मिल जाएं, तो समझ लेना ये ब्रायोफाइट है। और वो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे कि वो हल्का सा जल में होगा और आधा जल के बाहर होगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रायोफाइट हो जाएगा, क्योंकि इसको उभयचर कहते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा पौधा दिखाई दे रहा हो जो पूरी तरह से धरती पर है, उसकी जड़ें नीचे हैं, फूल पत्तियां वगैरह हैं, फिर पूछे कि ये कौन से वर्ग का है, तो आपको टेरिडोफाइट्स लगा देना है। ठीक है, ये ट्रिक आपकी हर जगह काम करेगी। आप जो आपसे 3 से 4 प्रश्न ये चित्र वाले पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप थोड़ा अपने दिमाग में रखना, तो आप जो है आराम से लगा सकते हैं कि कौन से वर्ग में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरहा कहाँ का लोकगीत है? और एमपी में पूछा था कि एमपी में बिरहा कहाँ का लोकगीत है, तो बिरहा एमपी में बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। गलती से बुंदेलखंड मत लगा देना भाई। ठीक है, ये बघेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है, पूर्वी बिहार में गाया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। जो बघेलखंड से लगा हुआ है, भारत के मध्य प्रदेश के बघेलखंड से वो क्षेत्र लगा हुआ है, इस वजह से बघेलखंड में जो है बिरहा गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो गाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिरहा जो है बघेलखंड में। तो बघेलखंड के क्षेत्र में बिरहा के लोकगीत गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से हैं? तो भजन, दादरा, चतुरंग, धमार, ध्रुपद, गजल, होरी, ख्याल, ये सारे के सारे जो लोकगीत हैं वो आपके मध्य प्रदेश के लोकगीत हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। G24 की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए देख लेते हैं। G24 की स्थापना 1971 में हुई थी। और ये प्रश्न पूछा क्योंकि अभी भारत जो है वो इसका सदस्य बना है और इस वजह से जो है इसकी अध्यक्षता अभी भारत ने हाल ही में संभाली है, इसलिए ये करंट अफेयर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत ने 28 वर्ष बाद विकासशील देशों के संगठन G24 की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत ने कहा है कि इस बहुपक्षीय मंच का प्रयोग दक्षिण एशियाई सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो भारत ने अभी इसकी अध्यक्षता स्वीकार की है, संभाली है, इसलिए यह प्रश्न आपका पूछा है। तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी G24 की। अब G7 की स्थापना कब हुई? कौन इसका सदस्य है? G20 की स्थापना कब हुई? भारत कब इसका अध्यक्ष बना? G20 की बैठक कहां पर हुई? आसियान। ये सब आपको देख लेना, यहां से प्रश्न अगली शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो सबको पता है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, पर आपसे पूछा है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिन्हें रॉड और शंकु, अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि रॉड और शंकु कोशिकाएं मनुष्य शरीर में कहां पर होती हैं? तो ये जो है आंखों के अंदर पाई जाती हैं, कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ये कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और मस्तिष्क
मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं जो उन्हें सीधी छवियों में बदल देता है, जो हमें देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है और ये जो है मस्तिष्क के पास में वो प्रतिबिंब को भेजती हैं और मस्तिष्क क्या करता है, उन प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। तो जो एक्चुअली हमको दिखाई देता है वो पूरा काम मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क हमको सीधी प्रतिबिंब को देखने में मदद करता है, ठीक है। रेटिना पर तो उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर को अजूबों के शहर के नाम से जाना जाता है? अब ऑप्शन में रीवा, सतना और भी कुछ दिया हुआ था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाया है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश के किस शहर को अजूबों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगर यही प्रश्न था तो ठीक है, कुछ और प्रश्न था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज मैथ में क्या क्या परिवर्तन मिला है, कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैथ में देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए मैथ की बात करें तो मैथ का आज पहला प्रश्न है, 10 लोग सत्य बोलते हैं, 10 लोग असत्य बोलते हैं, तो उनको कैसे संयोजित किया जाएगा, यानी कि पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यह प्रश्न है, ठीक है। 10 लोग सत्य बोलते हैं, 10 असत्य बोलते हैं, इनको संयोजित करने की आपसे प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद प्रायिकता से प्रश्न था कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है, कम से कम एक सतह पर हेड आने की प्रायिकता आपको बतानी थी, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न आपका पूछा गया था, आपका एडवांस से था, 60 डिग्री का कोण बनता है जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई आपको बतानी थी। त्रिभुज में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लीजिए। अब देखिए एक आपका टाइम एंड वर्क का इस तरह से आपका प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। 8 पुरुष या 7 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 14 पुरुष या 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो लोग भी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो टाइम एंड वर्क के काफी प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं, इनके प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, इसको आगे आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। चलिए बॉडमास की बात करते हैं तो 2 प्रश्न आपके बॉडमास के पूछे गए हैं आज। उसके बाद एलजेब्रा का आज कोई प्रश्न नहीं देखने को मिला है, घातांक करने से 2 प्रश्न है, एलसीएम एचसीएफ का भी 1 प्रश्न है, परसेंटेज के लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सीआई से, तो कोई प्रश्न आपका सीआई का नहीं दिया है आज, लेकिन एसआई से 3 प्रश्न मिले हैं। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो एसआई के पूछे गए हैं। देखिए एक था 5% साधारण ब्याज की दर पर मूलधन 400 रुपये दिया था और 4% साधारण ब्याज की दर पर मूलधन 500 रुपये दिया था, तो दोनों की ब्याज का ऐड पूछा, नहीं दोनों की जो ब्याज निकलेगी उसका योग कितना होगा, तो वो आपसे पूछा गया था। टाइम भी आपको दिया गया था 2 या 3 साल का, 2 साल का शायद टाइमिंग भी दिया गया था, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला है साधारण ब्याज की दर से 4 साल का मिश्रधन दिया था और 6 साल का मिश्रधन दिया था और ब्याज की रेट भी दी थी, और इन दोनों मिश्रधन का अंतर पूछा था कि ये दोनों मिश्रधन मतलब इन दोनों मिश्रधन में क्या अंतर आएगा, या फिर ब्याज का अंतर, ऐसे ब्याज का अंतर शायद इनका पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपका एसआई से ही प्रश्न पूछा गया था। चलिए टाइम एंड वर्क का आपको हमने बता दिया, 2 से 3 प्रश्न टाइम एंड वर्क के पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस का 1 प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, मिक्सचर एलिगेशन के 3 प्रश्न हैं, एक प्रश्न आपका एज से भी पूछा है, 1 से 2 प्रश्न आपके मेंसुरेशन से पूछे गए हैं, एवरेज से आपका 1 प्रश्न है और रेशियो से प्रश्न पूछे गए हैं, 2 से 3 प्रश्न रेशियो से पूछे गए। तो ये मैथ का आपका पूरा सिस्टम हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात रीजनिंग की कर लेते हैं। तो रीजनिंग में 2 प्रश्न आज आपके कैलेंडर के आए थे, चलिए देख लेते हैं कैलेंडर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए एक प्रश्न था आपका 16 अप्रैल 1571 को रविवार है, तो 16 अप्रैल 1575 को कौन सा दिन होगा, 1575 को कौन सा दिन होगा। आप बीच में आप देख लेंगे क्या कोई 4 से कटने वाली संख्या है क्या, तो अगर 4 से कटने वाली संख्या होगी तो इसका आप 2 बढ़ा करके लिखेंगे, अगर 4 से कटने वाली संख्या नहीं होगी तो इसमें +1 ऐड करके आप इसको जो है अगला दिन बता देंगे, ठीक है। चलिए अगर आज शनिवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था, यह आपसे एक कैलेंडर का प्रश्न पूछा गया था, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद में आपको पता क्यूब एंड क्यूबॉइड को काटने वाले प्रश्न आ रहे हैं। आज एक प्रश्न आया था, एक रंगीन घन को 64 बराबर भागों में काटा जाता है, कोई सतह रंगीन ना होने की संख्या आपको बतानी थी कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, यानी जो उसके अंदर वाले घन होंगे उनके बारे में पूछा गया था। तो n-2 का होल क्यूब, ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 64 का n का मान निकाल लेना, तो 64 का क्या निकलेगा, 4 चौक 16, 16 से 64 4 आ जाएगा, 4 - 2 कर दीजिए, 2 हो गया, 2 का घन कितना हो जाएगा 3, 2 पे पावर 3 कितनी होती है 8 होती है, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली आकृति आपसे पूछी गई थी कि अगली आकृति कौन सी होगी, तो 2 प्रश्न अगली आकृति के थे, साथ ही साथ में एक प्रश्न इसके अंदर वो भी था, क्या कहते हैं कि आकृति को पूरा करने वाला, कि ये आकृति कौन से इससे मिलकर के पूरी हो जाएगी, ठीक है। और क्यूब कटिंग का एक प्रश्न था 64 फलक वाला, वो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ सकता है, तो अपना समय बचा करके रखना इन प्रश्नों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लीजिए। एनालॉजी के 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, इनमें से कौन सा अलग है। और भाई ये बड़े मतलब आश्चर्य की बात है कि आपका ऐसे पूछा था बृहद रथ,
अशोक, बिंबिसार, इनमें से कौन सा अलग है? मतलब राजाओं का जो जीके है ना, वो जीके आपका रीजनिंग में घुसा करके पूछा था। तो आपका जो मौर्य वंश के संस्थापक दिए थे, एक जो है मौर्य वंश का संस्थापक नहीं था, उसी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये था। एक आपका था कि आपके राजीव गांधी का नाम दिया गया था, यानी कि एक उसमें प्रधानमंत्री थे और 3 भारत के राष्ट्रपति थे। अलग पूछा गया था इनमें कौन सा अलग है, तो राजीव गांधी उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जाकिर हुसैन और बीबी गिरी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये सब दिए हुए थे, यानी कि ये सब आपके राष्ट्रपति हैं और एकमात्र प्रधानमंत्री उसमें राजीव गांधी जी दिए थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इनइक्वलिटी का कोई प्रश्न नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। शब्दों का क्रम संयोजन से भी आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि जो चिन्ह परिवर्तन वाले होते हैं, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिले हैं और कैलकुलेटिव है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का भाई एक प्रश्न आज पूछा गया सिटिंग अरेंजमेंट का। ब्लड रिलेशन के भी 2 प्रश्न आज पूछे गए, सिंपल लेवल के ही हैं, ये दोनों प्रश्न अब आने लगे हैं। ठीक है, मिरर इमेज का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, आइदर और नाइदर नोट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। हाँ, मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। वहीं रैंकिंग में आपके 2 प्रश्न थे, जिसमें कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, उम्र इसकी ज़्यादा है, उम्र उसकी कम है, लंबाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, वहां से 2 प्रश्न है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर से कोई प्रश्न आज नहीं पूछा गया है। नंबर सीरीज से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि सिंपल ही थे, 6 से गुणा करवा रहा था, 8 से गुणा करवा रहा था, फिर अगला अंक कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए वहीं अल्फाबेट सीरीज की बात करते हैं तो लगभग 3 प्रश्न आपके अल्फाबेट सीरीज से ही पूछे गए थे। वेन डायग्राम के 2 प्रश्न और कथन और पूर्व धारणा से 2 से 3 प्रश्न कथन और पूर्व धारणा के पूछे गए थे, जिनमें एक प्रश्न पूछा था कि चाइना की कोई एजेंसी, चाइना और एक और कोई मान लीजिए इसरो है, ये दोनों एजेंसियां हैं, ये दोनों मिलकर के कुछ पैसे खर्च करती हैं, तो उसके बारे में पूछा गया था कि इनको पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे करके जो है कथन और पूर्व धारणा से प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, चलिए ओवरऑल की बात कर लें भाई, तो ओवरऑल में आप जीके जीएस आज लगभग 25 नंबर की आई है। साइंस के 11 प्रश्न देखने को मिले हैं, मैथ के लगभग 30 प्रश्न और रीजनिंग के 32 प्रश्न देखने को मिले हैं। इस तरह से आपका कुल 100 नंबर का सिस्टम बन गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी नंबर की बात करते तो आज काफ़ी कम नंबर देखने को मिले हैं, 75, 74, 73, 72, 71 ये नंबर आज टॉप 5 स्कोर में देखने को मिले हैं। और अरुण जी ने बताया कि उनके जो लैब है उसमें 17, 18, 27, 25 ऐसे नंबर भी देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल का पेपर अब जो है अप हो गया है। कट ऑफ की बात करते हैं तो जिसके भी नंबर यहाँ पर 68 या 69 के प्लस में होंगे जनरल कैटेगरी से, वो अपने सिलेक्शन की तैयारी, मतलब अपने रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी फिजिकल के लिए हम डेली बाई डेली वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे आपको कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे गोला फेंकना है, कैसे रनिंग करनी है, कैसे आपको लॉन्ग जंप करनी है। डे बाई डे हम आपका लगभग 30 से 32 दिन का जो है एक आपका सीरीज चला देंगे, उस आधार पर आप तैयारी करते रहना और अपनी जो है मजबूत कर लेना अपना फिजिकल। अब जिन लोगों के पेपर रह गए हैं भाई उनको बता दें, देखिए तो परेशान नहीं होना है। अगर मान लीजिए अरुण जी के 71 नंबर आए हैं तो हम इनसे कहेंगे कि आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो पेपर 12 अगस्त को आया था और जो पेपर आज आया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वहाँ से मान लीजिए 7 से 8 नंबर वहाँ से कम हो सकते हैं और बाकी यहाँ पर 8 से 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ का जो आपका 83 नंबर लेकर के आया है और यहाँ पर जो 72 नंबर लेकर के आया है वो दोनों बराबर हैं, ये मान लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा जो है टफ हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है तो देखिए अल्फाबेट आप अच्छे से याद करके आना है। क्यूब वाला वीडियो आप देख लेना, क्यूबॉइड को जो है काटने वाले वीडियो जो है आप थोड़े से देख करके आना। ठीक है, पादप जगत का अच्छे से वीडियो देख लेना, पादप जगत के चित्र वगैरह जो है आप अच्छे से देख करके आना। पेपर कटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, नई नियुक्तियां यहाँ से देख लीजिए, करंट अफेयर थोड़ा सा देख कर जाए, करंट अफेयर के प्रश्न भी बन रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर PDF मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दूसरा चैनल है स्टडी मटेरियल का, जिसमें हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ से आप दोनों लिंक पर जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। MPSI महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल हम यहाँ पर प्रोवाइड आपको कराएंगे। बाकी किरण की किताबें आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगी, नीतू मैम की किताब इंग्लिश की फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। तो बहुत सारी किताबें, राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो ये सारी किताबें आप यहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो पहले भाई इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने नहीं लाइक किया है, उसके बाद में शेयर कर दो अपने उन सही मित्रों के पास में जिनका एग्जाम बचा हुआ है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि लगातार हम आपका एग्जाम मैसेज तो करवा ही रहे हैं, इसके बाद में आपका हम फिजिकल की भी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आपकी लगभग 2:30 बजे छूटेगी सेकंड शिफ्ट, और 3 से 4 बजे के बीच में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ पाए। वैसे आज हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बड़े भैया जी का जो शहीद हो गए थे उनके लिए कार्यक्रम रखा गया, थोड़ा सा बाहर हम जा रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे अगर हमको समय मिलेगा तो हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। ठीक है, नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना है, हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए बाकी 5 तारीख से हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। कल के पेपर में भी अगर हमको समय मिलेगा तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। टेलीग्राम पर हम आपको
आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है कि आज और कल में क्या है। बाकी 5 तारीख से जब कंटिन्यू करेंगे तो बाकी 2 दिनों के क्वेश्चन को हम आंसर के साथ में आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सबको बता देना भाई कि क्या क्या यहाँ पर आ रहा है और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।